एक ऐसा बीमारी जो कि पूरे 3000 सालों तक मानव समाज को नष्ट करती आ रही थी। न जाने कितने जान गई, न जाने कितने ही घर उजड़ गए इस बीमारी के कारण। अ डिवास्टेटिंग एपिडेमिक दैट लास्टेड फॉर 3000 ईयर्स, जिसके सामने दुनिया की सारी मेडिकल साइंस, सारी टेक्नोलॉजी, सब कुछ धरी के धरी रह गई। ये बीमारी था हमारा स्मॉल पॉक्स। ये एक ऐसा बीमारी था जो कि इस धरती पर पूरे 3000 सालों तक रहा और बहुत सारी जाने गई इस बीमारी से। तो आज के इस वीडियो में हम यही स्मॉल पॉक्स के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं कि ये स्मॉल पॉक्स क्या था, ये कैसे होता था, इसमें कौन कौन से सिम्टम्स दिखती थी और ये इतना बड़ा एपिडेमिक कैसे बन गया आखिरकार। क्लियर? तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये स्मॉल पॉक्स कैसे होता था और ये कैसे एक इंसान से दूसरे इंसान पर फैलता था। तो स्मॉल पॉक्स एक वायरल इन्फेक्शन था जो कि एक वायरस के इन्फेक्शन के कारण होता था और इस वायरस का नाम था वेरियोला वायरस। ये एक ऑर्थोपॉक्स फैमिली का वायरस है। इस वेरियोला वायरस के इन्फेक्शन के कारण ही स्मॉल पॉक्स होता था और ये बहुत जल्दी, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से एक इंसान से दूसरे इंसान पर फैलता था। अगर कोई एक इन्फेक्टेड इंसान है, अगर कोई एक संक्रमित इंसान है, उसके बगल में कोई एक स्वस्थ इंसान, हेल्दी इंसान बैठा हुआ है, तो बस उसके कारण भी उसे उस स्वस्थ इंसान में संक्रमण हो सकता है। या फिर जनरल टॉवल शेयरिंग, कपड़ों का शेयरिंग, क्लॉथ शेयरिंग, एक साथ खाना या फिर एक साथ सोना, बेडिंग एक साथ करना, इन सारी छोटी छोटी चीज़ों से ये जो स्मॉल पॉक्स का वायरस था, वेरियोला वायरस था, इसका इन्फेक्शन होता था। और यही कारण है कि ये जो स्मॉल पॉक्स वायरस है ये पूरे विश्व में बहुत जल्दी, बहुत तेज़ी से फैल गया था और बहुत सारे लोग इससे इन्फेक्टेड हो गए थे, इससे संक्रमित हो गए थे। और यहाँ पर इसका डेथ रेट यानी कि मोर्टेलिटी रेट भी बहुत ज़्यादा था। इसका मोर्टेलिटी रेट करीब करीब 30 से 40% का था। अगर इसे अभी के कोविड से कंपेयर करें तो भैया ये कोविड बहुत बड़ा मजाक ही लगता है इस स्मॉल पॉक्स के एपिडेमिक के सामने, क्योंकि यहाँ पे 30 से 40% मोर्टेलिटी रेट था। इसमें सिम्टम्स के बारे में बात करें, सिम्टम्स से पहले इस स्मॉल पॉक्स का जो वायरस था, वेरियोला वायरस, इसका इंक्यूबेशन पीरियड था 2 से 17 दिनों का। यानी कि अगर स्मॉल पॉक्स के वायरस का इन्फेक्शन होता है तो किसी भी बंदे में सिम्टम्स को आने में 2 से 17 दिन भी लग सकता था। ये जो ड्यूरेशन होता है इन्फेक्शन से लेकर सिम्टम के दिखने तक का, इसी ड्यूरेशन को हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं मेडिकल टर्म में। ठीक है, तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड ये 17 दिनों के आसपास का था। और सिम्टम्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले अर्ली सिम्टम्स, यानी कि शुरुआत में क्या क्या सिम्टम्स आते थे। तो शुरुआत में हाई फीवर, बहुत हाई फीवर होता था, पेशेंट बहुत ज़्यादा थकान महसूस करता था, पेशेंट को बहुत ज़्यादा फटीग होता था, लिथार्जी फील होता था और पीठ में बहुत ही भयानक, बहुत ही भयंकर दर्द होता था, सीवियर बैक पेन होता था। उसके बाद कुछ रेयर केसेस में, कुछ केसेस में एब्डोमिनल, पेट का दर्द, वोमिटिंग, नोजिया, हेडेक, ये सब भी देखने को मिलता था। ये अर्ली सिम्टम्स थे। 2-3 दिनों के बाद जैसे ही सिम्टम्स दिखना शुरू हुआ, उसके 2-3 दिनों के बाद सिम्टम्स और कॉम्प्लिकेट होने लगता था। शुरुआती सिम्टम ऐसा लगता था कि ये कुछ इन्फ्लुएंजा है या फिर नॉर्मल फीवर, सर्दी जुकाम, ऐसा कुछ फील होता था। पर 2-3 दिनों के बाद ये एक अलग ही रूप ले लेता था। रेड रैशेस देखने को मिलता था। जनरली ये रेड रैशेस पहले फेस, चेहरे पर और फिर दोनों हाथ पर, फेस और हैंड्स पर सबसे पहले और सबसे ज़्यादा अमाउंट में रैशेज आते थे, देन फिर बाकी के अदर पार्ट्स पे आते थे। वो रैश भी एक लाइफ साइकिल फॉलो करता था, उस रैश का भी धीरे धीरे चेंजिंग होता था। वो धीरे धीरे सबसे पहले रेड रैशेज का फॉर्मेशन होता था, धीरे धीरे वो रैश एक बम्प में कन्वर्ट हो जाता था। बम्प अगर हम हिंदी नॉर्मल भाषा में बोलें तो फोरे जिसे बोलते हैं या फफोले बोलते हैं, ठीक है। तो वो रैश धीरे धीरे बम्प, ब्लिस्टर्स का फॉर्म ले लेता था। उस ब्लिस्टर्स, उस बम्प्स के, उस फफोलों के अंदर फ्लूइड भर जाता था, कुछ लिक्विड पदार्थ एक भर जाता था। धीरे धीरे वो लिक्विड पदार्थ पस में बदल जाता था। जैसे जैसे दिन गुजरता था वो ये जो पदार्थ है, ये जो लिक्विड फ्लूइड था, ये धीरे धीरे पस में कन्वर्ट हो जाता था, पस बन जाता था उसका। और फिर उसके बाद फिर उसका और लेटर स्टेज आता था, धीरे धीरे मॉडिफाई होता रहता था। ठीक है, ये बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही खतरनाक एक स्टेज था। ये बहुत ही क्रिटिकल सिम्टम्स शो करता था। ये कुछ ऐसा सिम्टम है कि मैं यहाँ पर आपको दिखा भी नहीं सकता। आप गूगल पर जाके सर्च कीजिए स्मॉल पॉक्स सिम्टम्स और इमेजेस में जाइएगा तो आपको बहुत सारा इमेजेस मिलेगा। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये रैशेज और ब्लिस्टर्स आते थे फेस और हाथों पर। और एक बहुत बड़ा पॉइंट ये है कि जो स्मॉल पॉक्स का इन्फेक्शन था ये ज़्यादातर बच्चों में देखने को मिलता था एज कम्पेयर टू एडल्ट्स से ज़्यादा बच्चों को देखने में मिलता था। आप सभी के एक रेफरेंस के लिए मैं बता दूं कि इसे हम इंडिया में, भारत में माता कहते थे, माता आना कहते थे पहले हम। तो ये कुछ सिम्टम्स था स्मॉल पॉक्स का।
ये स्मॉल पॉक्स एक बहुत बड़ा इपिडेमिक भी था, पर इस स्मॉल पॉक्स के कारण एक बहुत बड़ा इन्वेंशन भी हुआ था। एडवर्ड जेनर साहब, आप सभी ने आई थिंक नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना तो मैं सुना दे रहा हूँ। एडवर्ड जेनर साहब ने पहला वैक्सीन बनाया था और इस पहले वैक्सीन का इन्वेंशन इसी स्मॉल पॉक्स इन्फेक्शन के कारण हुआ था। एडवर्ड जेनर ने 1796 में इस स्मॉल पॉक्स इन्फेक्शन, इस वेरियोला वायरस का वैक्सीन तैयार किया था। उस वैक्सीन को तैयार करने के बाद WHO ने एक स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया था। चूंकि ये 3000 सालों से चलता आ रहा था, लगभग आधा आबादी, इस धरती पर का आधा आबादी साफ हो गया था, और उसमें भी सबसे ज़्यादा एशिया कंटिनेंट एंड अफ्रीका कंटिनेंट, इन दोनों कंटिनेंट्स में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन का रेट था और बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी रेट भी था। और वी आर इन द एशियन कंटिनेंट, हमारा भारत भी एशिया कंटिनेंट का ही एक हिस्सा है, तो हमारे भारत में भी इसका कहर उतने ही जोरों शोरों से बरस रहा था। तो एडवर्ड जेनर साहब ने 1796 में स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन तैयार किया। उसके बाद फिर WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1967 से स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसे हम SEP कहते हैं। और ये स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन प्रोग्राम बेसिकली वैक्सीनेशन का एक प्रोग्राम था। जैसे कि अभी हमारा कोविड-19 का वैक्सीनेशन चल रहा था, कोवैक्सीन, कोविशील्ड हम सभी ने लिया, 2 डोज लिया, फिर ऊपर से बूस्टर डोज लिया। उसी तरीके से स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन प्रोग्राम वाज एन वैक्सीनेशन प्रोग्राम। ये एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम था जो कि 1967 में लॉन्च हुआ था, स्टार्ट किया गया था। और स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन प्रोग्राम 1967 से लेकर 1980 तक चला था। आप समझ सकते हैं, 13 साल वैक्सीनेशन चला था। उसके बाद फिर WHO ने 1980 में यह डिक्लेयर किया था कि अब स्मॉल पॉक्स फाइनली टोटली इरेडिकेट हो चुका है, अब स्मॉल पॉक्स का कोई भी पेशेंट नहीं है। क्लियर? तो ये कुछ स्मॉल पॉक्स का इतना खौफनाक एक स्टोरी था, एक कहानी था। इसके बारे में अगर आप और भी पढ़ना चाहते हैं, आप और भी जानना चाहते हैं, तो बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। आई विल ट्राई कि एक्सप्लेन इट मोर। और अगर आप इसे ऑफिशियली रीड करना चाहते हैं तो मैं WHO का लिंक भी डाल दूंगा नीचे, आप वहां पर जाके हर एक चीज़ देख सकते हैं कि क्या स्थिति था उस समय का जब स्मॉल पॉक्स का एपिडेमिक चल रहा था 3000 सालों से। क्लियर? आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आपको सारा चीज़ समझ आया हो। अगर कोई भी डाउट है तो बेशक पूछिए, कमेंट सेक्शन में पूछिए, या फिर हमारी इंस्टा पे हमें फॉलो कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी एक नया टॉपिक के साथ। अगर आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पर वीडियो बने तो वो भी कमेंट में जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं। बी हैप्पी एंड बी सेफ।